सर रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है आपने? अच्छा जी, ये हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, राइट। अच्छा, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स आए तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, अगर मैं उनको इन ना कर सकूँ तो आप लोग मुझे ज़रा रिमाइंड करा दीजिएगा। और वो अपने ग्रुप पे भी देखते रहिएगा, व्हाट्सएप भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, राइट। अच्छा, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती क्या है नॉर्मली? ऐसे नॉर्मली अभी ये जो हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये टोटली कंसर्न करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उससे रिलेट हमारी कर रही होती है ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट जॉब्स, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म हो रही होती हैं। जॉब से मुराद ये जॉब्स वो जॉब्स नहीं है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ टेक्निकल स्टाफ, बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये वो जॉब्स नहीं हैं, एक्चुअली ये वो जॉब्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं, राइट। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से लेता हूँ कि एसी है, लेट्स सपोज हमारा स्प्लिट स्प्लिट है। स्प्लिट के अंदर अगर आप देखें तो स्प्लिट के अंदर सबसे पहले क्या होता होगा, पार्ट्स मिलते होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स मिलके क्या होता होगा, उसको कंबाइन करते होंगे, अंदर का स्ट्रक्चर बनाते होंगे। ठीक है, अंदर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर वायरिंग का एक कौन होता है, फिर उसके बाद इसका एक कवर बनता है ना। ये अगर देखा जाए तो इसकी तीन क्या हो गई, जॉब्स हो गई एक प्रोडक्ट की, यानी कि जो एक मेन प्रोडक्ट है उसको कितने जॉब से गुजारा जाता है, तीन जॉब से। सही है। एसी मैन्युफैक्चरिंग के मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहूँगा इसलिए, अगर जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गई असेंबलिंग। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग तो कुछ बना नहीं रहे, सब चाइना से आ रहा है, तो मैंने इसलिए असेंबलिंग की शॉप ले ली। असेंबली हम लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं। फिर एक क्या कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, वायरिंग वगैरह जो भी है उसकी वो तमाम चीज़ें करें। तीसरा इसका हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम फिनिशिंग कर कलरिंग रहे हैं, कर कलरिंग कर रहे हैं, या वो बॉक्सिंग क्या कहेंगे उसका, जो कवर अप होता है। पैकिंग कर सकते हैं, पैकिंग। पैकिंग है वो, कवर नहीं, पैकिंग तो वो होगा नहीं, इसका जो ऊपर टॉप कवर होता है वो टॉप कवरिंग कर कह देते हैं। मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है साथ में अगर चाहें नहीं तो। नहीं, मॉडिफिकेशन तो नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आ गया, इसके साथ एक पैकेजिंग भी ले लेते हैं, फैब्रिकेशन होती है। फैब्रिकेशन कह लें या सही। अब ये तीन क्या है, जॉब से होके नज़र आ रहा है ना सबको। अब ये तीन जॉब से गुजरता है हमारा एसी, फिर जाके हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ये जॉब वन है, ये जॉब टू है, एंड ये जॉब थ्री है, राइट। क्लियर। अब ये तीन जॉब से मिलता है। अब हमें जो कॉस्टिंग करनी है, जॉब वाटर कॉस्टिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमें हर जॉब की एक एक कॉस्टिंग करनी है कि एक्चुअली इसके अंदर कितना मटेरियल यूज़ हुआ, इसके अंदर कितनी लेबर यूज़ हुई, इसके अंदर कितने ओवरहेड्स कंज्यूम हुए, राइट। इसमें कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, राइट। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं और इस तरीके से लेता हूँ एक बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जैसे मैं एज अ फैकल्टी यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, विजिटिंग फैकल्टी, राइट। अब मेरी एक कॉस्ट है जो यूनिवर्सिटी बेयर कर रही है, राइट। अब जो मेरी कॉस्ट होगी, अगर उनको अपनी कैलकुलेशन निकालनी है, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, उनको देखना है एक्चुअली उनकी सर्विसेज देने के बाद उनके पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, वो ये करेंगे, जो मेरी जो भी सैलरी होगी उसको डिवाइड कर देंगे किस में, नंबर ऑफ़ क्लासेस में। ठीक है, और इसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अंदर, यानी कि अगर मेरी क्लास के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं इनके लिए बेयरेबल होऊंगा। ठीक है, लेट सपोज मुझे अगर ये 10,000 रुपये दे रहे हैं एक क्लास या सेशन के, हुँ? तो उसके अंदर क्या होगा, इस इनके पास क्राइटेरिया ये होता है कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हैं,
होने चाहिए, इनरोल्ड होने चाहिए उस कोर्स के अंदर, जब भी वो कोर्स स्टार्ट होता है, राइट। जैसे अगर हम आपके कोर्स की बात करें, आपके कोर्स के अंदर 26 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये चाहेंगे कि एटलीस्ट 10 से 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए क्लास के अंदर, ताकि जो कॉस्ट हो वो बेयरेबल हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड कॉल्ड द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि आगे स्टार्ट करें, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं ताकि और चीज़ें भी समझ में आए। जी क्लास, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नो सर। सर वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास वैसे है इस चीज़ की, जो आप कह रहे थे ना, ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। जी जी। जी जी, क्योंकि क्या? हमने ऑनर्स किया था तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी थी ऑनर्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ऑनर्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। तो अच्छा हमारी जो टोटल तरह से, तो ये तो अच्छा। प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास। एग्जैक्टली होता है ना, ये एक देखा जाता है ना, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि एक्चुअली जो हम एक फ़ैकल्टी रख रहे हैं या फ़ैकल्टी को हायर कर रहे हैं, जो उनको हम अर्ली वेजेस देंगे या अर्ली रेट जो भी ऑफ़र करेंगे, तो वो मंथ के अंदर हमारे पास इतना रिकवर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके अंदर ओवरहेड भी यूज़ करते हैं कि भाई एसी भी चलेगा, ट्यूब लाइट्स हैं, क्योंकि एसी तो अगर 4 स्टूडेंट्स होंगे जब भी ऑन होगा, और अगर उसके अंदर 30 स्टूडेंट बैठे होंगे जब भी ऑन होगा, है ना। इस तरीके से जो लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो कंजप्शन तो उसकी वहीं रहेगी, राइट। और स्पेस है वो भी इतना ही यूज़ होगा। अगर क्लास के अंदर अगर 4 स्टूडेंट जाके बैठ जाएँ, और अगर उसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हों, तो क्लास तो इंगेज हो गई ना, इस स्पेस इंगेज हो गया, तो उसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए लोग कहते हैं कि मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि मास प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपके ओवरहेड्स वगैरह क्या होते हैं वो, और लेबर भी क्या होते हैं वो बाइफरकेट हो जाते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होती है, मिनिमाइज़ हो जाती है, जो भी आप वेजेस दे रहे हैं या जो भी आप ओवरहेड इनकर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्लास? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी जी। आवाज़ यस सर। बस मेरे ख्याल से उम्र को ही आ रही है, और ये किसी सर को आ नहीं आ रही है। रही। बाकी सब मेरे ख्याल सर से ये हैदर ऑनलाइन छोड़ के। नहीं नहीं सर, हाँ। आ रही है लेकिन नहीं सर, माइक अच्छा खोल नहीं हैदर में सकते जॉब वो। की थी। अच्छा, चलें। मैं शायद मेरे ख्याल से उम्र को आ रही है, बाकी सब ऑनलाइन छोड़ के चले गए हैं। बोला, सर अब सर तो बस ऐसे ही नहीं सर, बोलते रहेंगे। मैं हूँ मैं हूँ, सर चलो अच्छी सर बैठे मैं हैं बात भी लेकिन मैं है। कर रहा हूँ मैं भी क्लास हूँ। में। अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात सर है। आवाज़ आ रही है आपकी सर, बिल्कुल आ रही देख रहे है, हैं सर स्क्रीन। चलें, अच्छा भाई जी, उनको ओके सर, सर। थैंक वो असल में ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा एहतियात करके। बोलना पड़ रहा है। यू। हाँ, अच्छा, चलें चलें, राइट ये राइट। भी बिल्कुल सही कह बिल्कुल। रहे हैं सर, ऐसे ही है सर। ऐसे ही है, चलें एक चलें। एक तो वर्किंग डे है एक सर, बार एक एक तो बार जॉब हम्म टाइमिंग है सर। हम्म नहीं राइट। सर, क्लोज है, सो सुकून से बैठा हूँ। अच्छा जी, द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, अच्छा ये थोड़ा सा समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं ताकि हमें और चीज़ें भी समझ में आएँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम आगे चीज़ें कुछ और कर पाएंगे, राइट। ये तो एग्जाम्पल थी, ये सब मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए, क्या समझा दिया, ये समझ में आ गया कि एक्चुअली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती क्या है और किस तरीके से करना है। तो हमें करना क्या है, हर जॉब वाइज क्या करना है, परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, ठीक है। जॉब वाइज करनी है, और उसके बाद सारी चीज़ें निकालनी है कि एक जॉब के अंदर कितने कॉस्ट आ रही है, क्या आ रही है। इस तरीके से ये तो एक ही प्रोडक्ट की थी ना लाइन, इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ही मशीन से 2 ऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज़ मैं गारमेंट्स फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, किसका, तौहीद का आया हुआ है और साकिब का आया हुआ है, ठीक है। अब जो टेलर हैं मेरे, या जो भी कटिंग मास्टर है, वो तौहीद का भी काम चला रहे हैं और साकिब का भी चला रहे हैं, ठीक है। तौहीद के ऑर्डर को उन्होंने ऑर्डर नंबर 1 कह दिया या जॉब नंबर 1 कह दिया, और साकिब के ऑर्डर को जॉब नंबर 2 कह दिया है, ठीक है। अब जो कटिंग मास्टर है वो तो मुझसे क्या लेगा, जो पैसे तो पूरे लेगा ना, चाहे वो कटिंग कितने भी सूट कर रहा है, 500 साकिब की कर रहा है, 500 तौहीद की कर रहा है, वो तो मुझसे 1000 सूट्स के पैसे लेगा। लेकिन मैं इसकी बाइफरकेशन करूँगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत, तो उसकी कॉस्ट में 500 की कॉस्ट तौहीद के ऊपर मैं क्या नाम है हाईलाइट करूँगा या इंक्लूड करूँ होगी, और 500 साकिब अली के उस पर होगी। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे तो उनको दे दूँगा मैं टेलर को, लेकिन वो कॉस्ट इम्पैक्ट कहाँ डालेगी, साकिब के ऑर्डर में डालेगी और तौहीद के ऑर्डर में सेपरेट डालेगी, राइट। इस तरीके से भी ऑर्डर्स वगैरह या जॉब
असाइन की जाती हैं। क्लियर है? अच्छा, होपफुली बुक तो किसी के पास नहीं होगी ना? बुक है किसी के पास? नो सर, अभी तो वेरी गुड वेरी गुड बेटा, लेने की ज़रूरत नहीं है, आधा सेमेस्टर तो गुजर गया, आता भी इसी तरीके से गुजर जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है लेने की। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ बता रहा हूँ, ऐसी जनरल एंट्रीज़ बता रहा हूँ जो एंट्रीज़ हमें इस टॉपिक के अंदर भी कवर करनी होंगी। एक जनरल मैं एंट्रीज़ बता रहा हूँ, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने 3 एरियाज़ देखे हैं जहाँ से कोई भी प्रोडक्ट गुजरता है। सबसे पहले क्या होता है, वो मटेरियल की फॉर्म में होता है, राइट? ऐसे ही है ना? पहले वो मटेरियल की फॉर्म में होता है, फिर वो WIP में जाता है, फिर वो FG में जाता है। ऐसी ही क्लास, जी सर। ऐसी है ना? अगर मैं इसकी एक डिटेल देखूँ तो एक्चुअली ऐसी है कि वो वहाँ से आता है, मटेरियल से WIP में जाता है, WIC से FG में जाता है। ठीक है, आज लेट सपोज मैं मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ, जो भी मटेरियल प्रोक्योर कर रहा हूँ, सबसे पहले तो उसकी एंट्री क्या होगी? और उसकी एंट्री सबसे पहले क्या हो जाएगी? परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? कैश कर लें, कैश कर लें, या आप अकाउंट्स पेबल कर लें। ठीक है, दो ही चीज़ों पे हम या तो क्रेडिट पे ले सकते हैं या कैश पे ले सकते हैं। ऐसी है कुछ जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ, ज़रा नोट करके रखिएगा अपने पास ना। लेट सपोज ये कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें ये हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जब परचेजेस हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, तो परचेजेस के बाद वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी भाई? सिंपली मैं अब इसको ये भी कह सकता हूँ, परचेजेस की जगह पे ये क्या आ गया? मटेरियल आ गया। कह सकता हूँ उसको जी क्लास? बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रीज। इंक्रीज कर रहे हैं हम। अच्छा जी, अब जब मटेरियल मेरे पास आ गया है, तो मटेरियल आने के बाद वो मटेरियल कहाँ पे मूव करेगा? WIP में जाएगा, है ना? जब WIP में जाएगा तो मेरे पास WIP क्या हो जाएगा? क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और मटेरियल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब एक शॉप से निकल के दूसरी शॉप में चला गया, यानी कि जब मटेरियल पे जब मैंने कुछ वर्किंग की, वैल्यू एडिशन की, तो वो कहाँ चलेगा? WIP में। सही है, वर्क इन प्रोसेस में चला गया। ये हमने पढ़ा है ना अब तक, पहले मटेरियल होता है, फिर WIP होता है, फिर उसके बाद FG होता है। ऐसे ही होता है जी क्लास? ऐसे ही होता है ना? जी सर। ठीक है, अब इसी तरीके से जब WIP से कहाँ जाएगा मटेरियल? फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 3 एंट्री समझ में आई हैं आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, यस सर। अब ये 3 एंट्रीज आ गई। अब ज़रा जो जॉब ऑर्डर से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं वो भी ज़रा समझ लीजिएगा। जॉब ऑर्डर रिलेटेड एंट्रीज़ अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ना।
अब ये होती हैं ओवरहेड के हवाले से, ठीक है। एक हमारा ओवरहेड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमने पढ़ा है FOH पढ़ाई है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या पढ़ा है हमने? इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सब इसमें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट लेबर में आ जाती हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड में आ जाती हैं, आई मीन फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाती हैं। इसी तरीके से एक होता है हमारा एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड भी होता है एक। अच्छा, एक्चुअल में और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या डिफरेंस है भाई? एक्चुअल ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड में आप ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जो कम्प्लीटली जितने भी हम ऑर्डर्स बना रहे हैं, जितने भी जॉब ऑर्डर्स चल रहे हैं, जितनी भी शॉप्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, जितने भी ऑफिस स्टाफ है, सबको मिला के फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, राइट। लेकिन जो एक्चुअल ओवरहेड होता है वो एक्चुअल ओवरहेड इन द सेंस ऑफ द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर जो भी ओवरहेड इनकर्ड हो रहा होता है